प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है विष्णु खरे। विष्णु खरे की जो 12th क्लास में है, दो कविताएं आती हैं, एक कम और सत्य। ये दो कविताएं हैं जिसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और स्पेशल एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। हमने जब आपका टेस्ट लिया था तो आप ध्यान से देखिए रेस्पॉन्सेज। ये जो रेस्पॉन्सेज आए थे जब आपके टेस्ट में 2534 ने ये टेस्ट दिया था, और अगर हम एवरेज की बात करें तो बच्चों की 13 से 14 जो पर्सन हैं वो ठीक हुए, और जो है 15 से 20 के बच्चों के भी बहुत कम है। तो इसलिए हमने इसका वीडियो बनाने की सोची है ताकि आपका और भी ज़्यादा पर्सन ठीक हो सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनों को ठीक कर सकें। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और हर पर्सन को ध्यान से समझना और उसको हल करने की कोशिश करना। विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? तो इसमें आप देखेंगे, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: 1940, 1960, 1955 और 1957। तो इसका जो राइट आंसर है कै पार्ट 1940। अब दूसरे पर्सन में चलेंगे कि विष्णु खरे की रचना कौन सी है। इसमें बहुत सारी रचनाएं दी गई हैं: मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सभी की सभी ये रचनाएं जो हमने लिखी हैं ये सभी विष्णु खरे की हैं, लेकिन हमने इसको कई हिस्सों में बांट दिया ताकि बच्चों को ये आसानी से याद हो सके और ये पता चल सके कि किसकी रचना है। तो हमारा इसमें जो आंसर होगा ख पार्ट होगा, चौथे वाला, अर्थात ये सभी की सभी उपरोक्त सभी रचनाएं जो हैं विष्णु खरे की। अब तीसरे प्रश्न देखिए, एक कम कविता में कवि ने किस समय के भारतीय समाज की जीवन शैली को रेखांकित किया है? जो आपकी एक कम कविता है उसमें किस चीज को रेखांकित किया गया है, जीवन शैली को? स्वातंत्रोत्तर अर्थात स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता पूर्व, कै और ख दोनों अर्थात जो स्वतंत्रता से पहले का पार्ट है या स्वतंत्रता के बाद का पार्ट है, पहले का या बाद का, तो उनमें से कौन सा है? तो इसमें से आपसे उत्तर कौन सा देना है, ये ध्यान से देखिए कि आपको कै पार्ट का उत्तर ठीक करना है कि जो इसका राइट आंसर है। इसमें शब्द आया है कविता में नंगा और निर्लज, तो अर्थात इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो पहले वाला कै वाला पार्ट है वो बिल्कुल ठीक है, अर्थात इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति कैसा है? जो यहाँ पर कविता में हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कैसा कहा गया है? गरीब, ईमानदार, दूसरों की दया पर आश्रित या उपरोक्त सभी? यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये हाथ फैलाने वाले व्यक्ति, इसको यहाँ पर गरीब भी कहा गया है, ईमानदार भी और दूसरों की दया पर भी आश्रित भी। अर्थात हम चौथे वाला घ पार्ट टिक करेंगे कि ये सभी गुण हैं। हम क्या करते हैं कि कै को भी टिक कर देते हैं, ख को भी और गै को भी, क्योंकि ये तीनों उसमें गुण हैं। और लेकिन इसका जो उत्तर ठीक माना जाएगा, चौथे वाला घ को आपको टिक करना है ताकि ये तीनों उसमें समाहित हो जाएं। आपको कै, ख और गै टिक नहीं करने, आपको जो टिक करना है वो घ पार्ट करना है। अब छठे प्रश्न में देखिए, आत्मनिर्भर, गतिशील और मालामाल होने के लिए अधिकतर लोगों ने क्या तरीके अपनाए? धोखाधड़ी, ख बेईमानी, गै सच्चाई और घ में देखेंगे आप जो ऑप्शन दिया गया है कै और ख दोनों, अर्थात इसमें आप देखेंगे जो इसका राइट आंसर है कै और ख दोनों, अर्थात बेईमानी को चुना है उन्होंने ईमानदारी, और धोखाधड़ी को जो चुना है इस कविता के अनुसार। जो इसका राइट आंसर है चौथे वाला है कै और ख दोनों। कविता में प्रयुक्त एक कम कौन है? जो एक कम कविता में शब्द प्रयोग हो किसके लिए है? जो प्रतिद्वंदी है उसके लिए, कै और ख दोनों के लिए, जो प्रतिद्वंदी नहीं है उसके लिए, इनमें से कोई नहीं। अर्थात इसका जो आप आंसर देखेंगे तो
जो प्रतिद्वंदी नहीं है, अर्थात हमारा गय वाला पार्ट है जो, वो बिल्कुल इसका सही उत्तर माना गया है, जो प्रतिद्वंदी नहीं है। कवि किसके प्रति सहानुभूति रखता है? इसमें कवि की जो सहानुभूति है धनी व्यक्ति के प्रति है, चालक के प्रति है, बेईमान और भ्रष्ट व्यक्ति के प्रति है, ईमानदार और गरीब के प्रति है। तो जो इसमें कवि की सहानुभूति है वो आप देखेंगे कि चौथे वाले में जो दिया गया है, ईमानदार और गरीब व्यक्ति के प्रति कवि की सहानुभूति। दूसरों के सामने आदमी हाथ क्यों फैलाता है? एक चाय के लिए, 25 पैसे के लिए, 2 रोटी के लिए या उपयुक्त? इस कविता में किस चीज के लिए बताया गया है कि दूसरों के सामने जो व्यक्ति हाथ फैलाता है उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? तो ये सभी कारण हैं, एक चाय के लिए भी, 25 पैसे के लिए भी और 2 रोटी के लिए भी। जो इस कविता में है वो ये तीनों उसमें हाथ फैलाने वाले व्यक्ति के अंदर दिखाए गए हैं। 10वां देखिए, इसका एक कविता में है जो किस छंद का है, अर्थात किस छंद में यह रचना लिखी गई है, पद में, मुक्त छंद में, दोहों में या दोहा चौपाई में? तो अब जो आप इसको देखेंगे, ये जो कविता है मुक्त छंद की कविता है ये, तो इसमें हम जो ख पार्ट वाले को टिक करेंगे। सत्य कविता में किस कथा का उल्लेख है? पंचतंत्र कथा का, बोध कथा का, जातक कथा का या महाभारत का? आप देखेंगे इसमें जो है महाभारत कथा का वर्णन किया गया है। धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर रेखांकित शब्दों में अलंकार बताइए। ये जो शब्द है अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश और यमक। अब इसमें देखेंगे कि जो यहाँ पर है बार बार दुहाई देने पर धर्मराज के, तो इसमें जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ। 13वें प्रश्न में चलिए, कविता के अनुसार सत्य की पहचान मुश्किल क्यों है? स्थिर रंग रूप आकार न होने के कारण, स्थिर रंग रूप आकार होने के कारण, आसानी से मिलने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सत्य की पहचान का कारण इसमें जो बताया गया है, स्थिर रंग रूप आकार न होने के कारण सत्य की पहचान नहीं हो पाती, क्योंकि उसका आकार जो है स्थिर नहीं है, रूप रंग उसका स्थिर नहीं है, इसलिए उसकी पहचान भी मुश्किल है। युधिष्ठिर को विदुर ने अंतिम बार कैसा देखा था? इस कविता में जब आप देखेंगे तो उसमें कैसा है? निर्मिमेश, आंख मूंद कर, प्यार से, गुस्से से। तो इसमें जो है निर्मिमेश, जो इसका आंसर आप लिखेंगे, क्या वाला पार्ट टिक करेंगे, जो इसका आंसर दिया गया है निर्मिमेश, ये इसका राइट आंसर होगा। सत्य को पुकारने पर वह परे क्यों हट जाता है? 15वें प्रश्न देखिए, वह विश्वास नहीं करता है, वह हमारी परीक्षा लेना चाहता है, वह सामने नहीं आता है, वह गायब हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे इसका जो राइट है इसलिए परे हट जाता है क्योंकि वह हमारी परीक्षा लेना चाहता है। अब सत्य की पहचान कैसे संभव है? इस कविता के अनुसार हमें उत्तर देने होते हैं, हमें अपने विचार नहीं रखने होते। ये ध्यान रखना, जो भी चैप्टर प्रश्न पूछा गया उसी चैप्टर में से आपको आंसर देना होता है कि सत्य की पहचान कैसे संभव है। आत्मा की आंतरिक शक्ति से, बाह्य शक्ति से, बल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप देखेंगे उसका राइट आंसर होगा कि सत्य की पहचान जो है इसमें दिया गया, आत्मा की आंतरिक शक्ति से सत्य की पहचान बताई गई। अब इसमें 17वें प्रश्न देखिए, सत्य को पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? दृढ़ संकल्प की, धन की, दया की या बल की? अगर आप इस कविता के उस पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो इसका है, सत्य को पाने के लिए हमें जो है दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, अर्थात कै वाले पार्ट को हम टिक करेंगे कि जो दृढ़ सत्य को पाना तो हमें दृढ़ संकल्पी होना आवश्यक है। युधिष्ठिर खांडवप्रस्थ किससे मिलने गए थे? कुंती से, गांधारी से, विदुर से या धृतराष्ट्र से? तो इसमें जो आप आंसर लिखेंगे, ये मिलने गए थे, गए वाला पार्ट जो युधिष्ठिर मिलने गए थे, विदुर से मिलने गए थे। इस कविता में सत्य का
इस कविता में सत्य का क्या किया गया है? मानवीकरण, रेखांकन, चित्रांकन, इनमें से कुछ नहीं। तो आप इसमें लिखेंगे कि इस कविता में सत्य का मानवीयकरण किया गया है। मानवीयकरण का अर्थ होता है जिसमें मानव वाले गुण खोजे जाएं, जिसमें मनुष्य वाले गुण हों, अर्थात उनका व्यवहार मनुष्य जैसा हो। तो पहले वाला कै वाला पार्ट आप करेंगे कि मानवीकरण इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिए, खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ कौन निराश होकर लौट रहा था? अर्जुन, युधिष्ठिर, विदुर और भीम। तो इसका जो ख वाला पार्ट, खांडवप्रस्थ से युधिष्ठिर निराश होकर लौट रहा था, अर्थात युधिष्ठिर निराश होकर के लौट रहा है अब वापस कविता के अनुसार। अब इसका सत्य कविता और एकम कविता के आपके MCQ प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा है आप इनको ध्यानपूर्वक कर लें।